ओके। भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोगों के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कवर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले के वीडियो में हमने उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। इसी कारक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कैसे? तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अच्छा, एक बार हम जान लेते हैं कि कोई भी उद्योग या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करता है। हमें कोई भी व्यवसाय कहाँ पर स्टैब्लिश करना है, कहाँ नहीं करना, उसकी कुछ दशाएं होती है बेटाओ। जब तक उन दशाओं को अपन सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर लेते हैं, देख नहीं लेते हैं, तब तक हमें कोई भी व्यवसाय लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान ही होगा। वही चीज यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस प्रारंभ करने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज हम इस चैप्टर के माध्यम से जान जाएंगे। तो शुरू करें। नंबर 1, जो पिछले वीडियो में जो बातें कही थी उसी को लिखित रूप में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। बाजार तक अभिगम्यता की बात की जा रही है, एक्सेस टू मार्केट की बात की जा रही है। तैयार माल को बेचने के लिए बाजार का पास होना जरूरी है ताकि परिवहन का खर्चा कम हो तथा लोगों तक सरलता से वो उत्पाद पहुंच जाए। क्लियर है? पिछले वीडियो में ये कहा था, इस वीडियो में इसको रिटर्न फॉर्म में अपन देख रहे हैं। उसके बाद कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता की बात की जा रही है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, है ना। तो उद्योग मुख्य रूप से वहां लगाए जाने चाहिए जहां कच्चा माल आसानी से और सस्ता मिल सके। क्लियर? विशेषकर भारी या वजन घटाने वाले कच्चे माल के मामले में ये बात विशेष रूप से हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने कोई मशीन निर्माण करने वाली फैक्ट्री का यहाँ पर कोई कारखाना लगा दिया है या कोई कंपनी स्टेब्लिश कर दी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे वहां से रॉ मटेरियल, लोह धातु प्राप्त होगी या नहीं, लोह अयस्क मिलेगा या नहीं। नहीं मिलेगा तो मैं कहीं दूर से तो नहीं मंगवा सकता भारी भरकम उद्योग के लिए कच्चा माल यानी लोह अयस्क। तो उसमें अगर मैं मंगा भी लूंगा तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, हमारा जो व्यवसाय है, उद्योग है, वो नहीं चल पाएगा बच्चों। क्लियर? तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, और फिर आगे चलेंगे श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। तो इसमें क्या होगा, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कुशल और सस्ते श्रमिक दोनों होने चाहिए। एक तो स्किल्ड मजदूर होने चाहिए, साथ ही साथ कैसे होने चाहिए, सस्ते श्रमिक होने चाहिए, ताकि उपलब्धता को आवश्यक, ताकि उपलब्ध, देखो, कुशल और सस्ते श्रमिक होंगे तो क्या होगा, जल्दी हमारा जो उत्पाद है वो तैयार हो जाएगा। तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता की बात की जा रही है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए या मशीनों को चलाने के लिए हमें बिजली, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के साधनों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हमारा उद्योग नहीं चल सकता। पिछले वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि मैंने कोई कंपनी फैक्ट्री लगाई, तो वो मशीनें जो मैंने वहां पर लगा रखी है उसको चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति तो होगी। पैसा मैं कितना ही लगा लूं, मशीनें मैं कितनी मंगवा लूं, लेकिन उसको चलाने के लिए ऊर्जा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा उद्योग नहीं चल पाएगा। फिर परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि उद्योग को चलाने के लिए या उद्योग की सफलता के लिए हमें परिवहन की साधन की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है तो उद्योग नहीं चल पाएगा। तो कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने और तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए अच्छी रोड होनी चाहिए, रेलवे और संचार के साधन होने चाहिए। इसका मतलब परिवहन और संचार की उचित तकनीक होनी चाहिए ताकि हमारा जो उद्योग है, व्यवसाय है, वो सफलतापूर्वक चल सके। आगे चलेंगे। सरकारी नीति, तो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की जा रही है इस वीडियो में। सरकार की टैक्स नीतियां, और बात कर रहे हैं हम सरकार की टैक्स नीतियां और औद्योगिक नीतियां भी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करती है। किस उद्योग के लिए कितनी क्वांटिटी में कौन सा देश कितना % टैक्स ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा लाभांश है उद्योग में उससे ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर उससे ज्यादा टैक्स पे करना है तो उस स्थिति में हमारा उद्योग नहीं चल पाएगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उद्योग स्टैब्लिश करने से पहले
कि सरकार की टैक्स की नीतियां क्या है, और फिर दूसरी बात औद्योगिक नीतियों को सरकार समर्थन दे रही है या फिर नहीं दे रही। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे मैंने कोई नोट छापने का कोई उद्योग लगाया और सरकार की बिना अनुमति से लगा दिया, तो क्या सरकार मेरे को ऐसा करने देगी क्या? मैं कितना ही रद्दी मंगवा लूं लेकिन नोट तो नहीं छापने देंगे ना मेरे को। तो ऐसा उद्योग हो जिसे सरकार की नीतियां समर्थन दे कि हाँ आप लोग उद्योग लगाएं, इसमें सरकार को या देश को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। नोट हो सकते हैं, कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है, ऊर्जा के साधनों की बात कर सकते हैं अपन इसमें, है ना, और कोई वित्तीय कोई जो कंपनी है उसको स्टेब्लिश करने से पहले हमें सरकार से इजाजत परमिशन लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो व्यवसाय हम कर ही नहीं सकते हैं किसी देश में। फिर सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, तो इसको जान लेंगे। इसका मतलब क्या होता है सम्मोहन अर्थव्यवस्था, इसको डबल मार्क कर लेना बेटा। क्या होता है जब किसी एक मुख्य या प्रधान उद्योग के पास अन्य कई छोटी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो जाती है, तो उन्हें एक दूसरे की सुविधाओं और तकनीकी सहयोग का लाभ मिलता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सम्मोहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमने कोई कार निर्माण की कोई फैक्ट्री लगाई, तो हमें कार निर्माण के साथ उस कार के लिए हमें टायर की आवश्यकता होगी, उस कार को कलर पेंट करने के लिए हमें पेंट उद्योग की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, उस कार के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की आवश्यकता होगी। तो कार को अच्छा ऐसे मॉडल बनाने के लिए मुझे अच्छे इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर की आवश्यकता होगी। तो ये जो आसपास की जो इकाइयां हैं वो तब चल रही है जब मुख्य उद्योग क्या हो गया है, मेरा कार निर्माण उद्योग हो गया है। इसी तरह से अन्य प्रकार के जितने भी उद्योग है जिसमें मुख्य उद्योग से अन्य छोटी इकाइयां अपना व्यवसाय चला पा रही है या अपना लाभ मुख्य उद्योग पर डिपेंड करती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। आगे चलेंगे बच्चों। अब देखो हमारे चैप्टर में ये पाठ्य पुस्तक का ही लिया हुआ एक पेज है जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण की बात की गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कैसे अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसको देख लेंगे कैसे होगा बच्चों। उद्योगों का वर्गीकरण जिसमें ये आधार दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे हम उद्योगों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। तो देखो 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आकार के आधार पर उद्योग होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, और स्वामित्व के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। तो पहला शुरू कर लेते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखो बच्चों आकार के आधार पर इसके सब कैटेगराइज किए गए हैं। इसमें पहला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब क्या हो गया है, ऐसा उद्योग जो कि घर के मेंबर या 4-5 लोग मिलकर करते हैं। जैसे टोकरी बनाने का कोई घरेलू उद्योग हो सकता है, पापड़ अचार बनाने का कोई व्यवसाय हो सकता है जिसमें घर के मेंबर या 2-5 आस पड़ोस के लोग मिलकर ऐसा व्यवसाय चला रहे हैं। हस्तशिल्प उद्योग हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का कोई उद्योग हो सकता है, जिसको हम किस उद्योग के रूप में जान रहे हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग। और देखो इसकी विशेषता क्या है, इसमें कलाकृतियां शो होती है। जैसे मैं मिट्टी के बर्तन का कोई व्यवसाय कर रहा हूं तो ये एक आर्ट हो गया है। क्लियर है। उसके बाद में छोटे पैमाने के उद्योग। तो छोटे पैमाने का उद्योग का मतलब हो गया है कोई ऐसा एरिया जिसमें 100 या 50 या ऐसे कह सकते हैं कि 200 लोग तक काम करते हो, 150-200 लोग जितने हो, जिसमें एक परिवार का खर्चा तो चल ही रहा है, साथ साथ 10-20 परिवारों का भी खर्चा चल रहा हो। जैसे मैं सिलाई उद्योग की बात करूं जिसमें मैंने सिलाई की 100 मशीनें डाल रखी है और वहां पे मैं कपड़ा मैन्युफैक्चर करके विदेशों में बेच रहा हूं। तो इस प्रकार का जो उद्योग होगा वो मध्यम श्रेणी का या छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। क्लियर है। इधर कुटीर उद्योग में क्या हो रहा था, परिवार के लोग ही व्यवसाय कर रहे हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में 150 लोग 200 लोग तक भी काम कर रहे होते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। अब बड़े पैमाने के उद्योग में हम एग्जाम्पल ले लेंगे एमएनसीज का, कि बड़े बड़े जो ब्रांड है जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, जैसे जूता निर्माता कंपनी बाटा है, इसका ब्रांड भारत में भी चलता है तो अमेरिका में भी चलता है, इंग्लैंड में भी चलता है। तो ये एक पहचान हो गया है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी हो गया है, तो पेप्सी यहाँ पे भी चलता है तो ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा। तो ये एमएनसीज टाइप के उद्योग होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें
इसमें बहुत हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही साथ इसमें लाखों करोड़ों के टर्नओवर में इसमें इन्वेस्ट होता है और मुनाफा भी उसी अनुपात में मिलता है बेटा। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 कैटेगराइज में हमने बांट दिया है। कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग जिसमें 100, 200, 500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और बड़े पैमाने के उद्योग जो एमएनसी टाइप के जो उद्योग होंगे उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अब कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर लेंगे बच्चों। तो दिखाई दे रहा है, पहला है कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं। होगा क्या, हमारे एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो उद्योग होंगे, कृषि उत्पाद के आधार पर जो उद्योग होंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे गन्ना हमने खेतों में उगाया और गन्ने से हमने क्या बना लिया, गन्ने से हमने चीनी बना ली है। ठीक है, खेतों में गन्ना उगाया, देन उस गन्ने को हमने मैन्युफैक्चर करके चीनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद में वनस्पति तेल हो सकता है, जिसमें सरसों हो सकता है, आपका मूंगफली का कोई उत्पाद हो सकता है, तेल हो सकता है, या फिर सोयाबीन का तेल हो सकता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। फिर जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो सकता है, तो कपास का उत्पादन किया, देन फिर मैंने वस्त्र बना लिए। चाय, कॉफी, रबड़ आदि इसी प्रकार के कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। के बाद में देखो बच्चों, खनिज आधारित उद्योग की बात करेंगे। यानी खनिज का मतलब हो गया है मिनरल्स जो जमीन में गड़े हुए हैं उनको निकाला, देन उनसे हमने व्यवसाय को प्रारंभ कर लिया। तो देखो खनिज आधारित उद्योग को 2 कैटेगराइज में अपन बांटेंगे। धात्विक खनिज हो सकते हैं और अधात्विक खनिज हो सकते हैं। धात्विक खनिजों को भी 2 प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, जिसमें लौह इस्पात उद्योग हो सकता है, ठीक है, और अलोह इस्पात उद्योग हो सकता है। देखो लौह इस्पात उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। हम अमूमन देखते हैं कि जितनी भी मशीनरी है वो सब लोहे की बनी हुई है। तो लोहे से बना हुआ जो उद्योग है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज को कवर करता है। उसके आधार पर ही दूसरे उद्योग डिपेंड करते हैं। अलोह उद्योग में क्या हो सकता है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न और आभूषण। ये क्योंकि मेटल ही है देखने को, लेकिन इसमें लोहे का अंश नहीं है, आयरन का अंश नहीं है। फिर खनिज आधारित उद्योगों में अधात्विक प्रकृति को देखेंगे, तो अधात्विक में क्या हो जाएगा, जिसमें मेटल के अंश नहीं है, यानी धातु का अंश नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जैसे सीमेंट, तो सीमेंट में धातु नहीं होता, लेकिन ये मिलता तो प्रकृति में खानों में ही सही है। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन का कोई उद्योग हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने मिट्टी का लिया और फिर ये उद्योग बना दिया है, या फिर ये जो उत्पाद है वो तैयार कर दिया है। अब आगे चलेंगे बच्चों, रसायन आधारित उद्योग। तो हमारे आज के वर्तमान काल के प्रासंगिक उद्योग है, जिसमें रसायन आधारित उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में टर्नओवर कमाता है। जिसमें पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक आदि शामिल कर लेते हैं हम। तो ये रसायन आधारित उद्योग है। कच्चे माल प्राप्त करेंगे, देन उसी से हम रसायनों का निर्माण करेंगे और मार्केट में बेच लेंगे। वन आधारित उद्योग हो सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन आधारित उद्योगों में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इमारती लकड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि जैसे हमने कोई फर्नीचर निर्माण का कोई फैक्ट्री या फिर कोई घरेलू उद्योग प्रारंभ किया, तो हमें वनों से प्राप्त इमारती लकड़ी की आवश्यकता होगी। फिर लाख का भी एक अपना उद्योग होता है, ठीक है, जिससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। तारपीन का तेल हो सकता है, और कागज उद्योग भी किस पे डिपेंड करेगा, हमारे हमारे वनों पे डिपेंड करेगा, हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड करेगा, हमारे जंगलों पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो कच्चा माल क्या हो गया है, लकड़ी हो गया है, और उससे ये वाले उद्योग हम स्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर पशु आधारित उद्योग हो सकता है, जिसमें पशुओं से प्राप्त जो कच्चा माल है उससे हम चमड़ा बना सकते हैं और ऊन बना सकते हैं। तो ये कच्चे माल के आधार पर हमने उद्योगों को 5 प्रकार से बांट दिया है: कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित उद्योग। अब हम बात करेंगे उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी उद्योगों का वर्गीकरण होता है। एक तो होता है मूलभूत उद्योग, जो आपको दिखाई दे रहा है। होगा क्या इसमें, मूलभूत उद्योग का मतलब क्या हो गया है, एक ऐसा उद्योग जिसके ऊपर दूसरे उद्योग या व्यवसाय डिपेंड करते हैं। मैंने लेक्चर में बताया था, लौह इस्पात उद्योग एक बड़ा एग्जाम्पल है किसी भी व्यवसाय या उद्योग का, क्योंकि लोह इस्पात से अन्य प्रकार के उद्योग चलते हैं। तो मूलभूत उद्योग क्या हो गया, लोह इस्पात उद्योग, कि लोहा ही नहीं होगा तो फिर मशीनें और दूसरे प्रकार के उपकरण या औजारों का निर्माण कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो ये मूलभूत उद्योग कौन हो गया, कौन सा हो गया, लोह इस्पात उद्योग। फिर
उपभोक्ता सामान आधारित उद्योग हो गया है। प्रोडक्शन का ही ये दूसरा प्रकार है बच्चों, जिसमें हमने क्या देखा, उपभोक्ता क्या डिमांड करता है। जैसे उपभोक्ता यहाँ पर किसकी डिमांड कर रहा है, बिस्किट्स की डिमांड कर रहा है, बिस्किट होने चाहिए या फिर बिस्किट कौन सा खाना है, इसकी डिमांड कर रहा है। तो उसके आधार पर उपभोक्ताओं की नीड को ध्यान में रखते हुए हमने कोई व्यवसाय चलाया है, तो उसको हम उपभोक्ता सामान उद्योग के रूप में जानते हैं, जिसमें बिस्किट उद्योग हो सकता है, कोई वस्त्र उद्योग हो सकता है, या फिर वाहन हो सकता है। क्लियर। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटेंगे हम। सार्वजनिक हो सकता है, सार्वजनिक उद्योग का मतलब हो गया जो सरकार चलाती है जिन उपक्रमों को। क्लियर, तो वो हो सकता है। अच्छा, सार्वजनिक उद्योग की परिभाषा क्या है, ऐसे उद्योग जिनके नियंत्रण और उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभांश भी किसको प्राप्त होते हैं, सरकार को प्राप्त होते हैं। जैसे भारतीय रेल हो सकता है, भारतीय बैंक व्यवसाय हो सकता है, ठीक है, जैसे भेल हो सकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में निजी उद्योग की बात करेंगे, तो निजी उद्योग का मतलब क्या हो गया, ऐसे उद्योग जिन पर किसी व्यक्ति या किसी फर्म का नियंत्रण होता है तथा उनके उत्पादन और स्वामित्व पर भी निजी लोगों या फिर फर्म का नियंत्रण होगा, और उनसे जो लाभांश प्राप्त होगा वो उन्हीं के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो निजी उद्योग उत्पादन और स्वामित्व किसी कंपनी या फिर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है और लाभांश भी कोई एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे निजी उद्योग में रिलायंस का अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर बच्चों। उसके बाद में संयुक्त उद्योग की बात करेंगे, तो संयुक्त उद्योग का मतलब क्या हो गया है, एक ऐसा उद्योग बच्चों जिसमें सरकार और निजी फर्म दोनों मिलकर कार्य करेंगे, उनका एक अनुपात निश्चित हो जाएगा संयुक्त उद्योग में। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि 40% हम ले लेते हैं, 40% हम ले लेते हैं और 60% आप रख लेना, इस तरह से। तो ऐसे उद्योगों को हम संयुक्त उद्योग के रूप में जानते हैं बच्चों। ठीक है, ये उद्योगों का वर्गीकरण था। इस तरह से आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आंसर राइटिंग करना है। इसका डाटा आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ समझना जरूरी था, इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अब आगे चलेंगे, इस चैप्टर को बढ़ाते हैं बच्चों। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में नवीनतम पीढ़ी के उद्योग है, यानी हायर टेक्नोलॉजी उद्योग की बात की जा रही है, जो वाकई में नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और नई पीढ़ी के उद्योग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल फोन उद्योग आज से 50-60 साल पहले तक इतना डेवलप नहीं था जितना आज है। तो आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और ये लगातार बना रहेगा, तो एक बड़ा उद्योग हो गया है, नवीनतम पीढ़ी का उद्योग हो गया है। आज से 50-60 साल पहले अपन बात करेंगे, 50-60 साल क्या, अभी 30 साल पहले की बात कर लेंगे ना, तो बहुत कम लोगों के पास, गिने चुने लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करते थे, तो आईटी उद्योग इतना चलता ही नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम में क्योंकि इसकी नीड है, आईटी के बेसिस पे सारा काम होता है, इस वजह से मोबाइल उद्योग बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। इसमें गहन शोध एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। क्लियर है। पहले वाले मोबाइल कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे, उसके बाद में हमारे पास एक बड़ी सी स्क्रीन वाला मोबाइल आया जिसमें 5-7 बटन हुआ करते थे। अब हमारे पास ऐसे मोबाइल आ गए हैं जिनमें कीपैड होता ही नहीं है, की होता ही नहीं है, केवल अपन टच स्क्रीन करते हैं, देन वो चल जाते हैं। अपन टीवी की बात कर लेंगे, तो उसमें भी अपन देखेंगे पुराने जमाने के टीवी इतने लंबे चौड़े बड़े सारे हुआ करते थे। उसके बाद में छोटे जो फ्लैट टीवी है उनका प्रचलन आ गया, फिर देन एलईडी का जमाना आया, फिर एलसीडी का जमाना आ गया, और आजकल स्मार्ट टीवी का जमाना आप देख ही रहे हैं। तो ये हाई प्रौद्योगिकी उद्योग है, ये सब जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। क्या नई चीज आ सकती है उसके बारे में लगातार शोध होता रहता है। जैसे आजकल एआई का जमाना हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, तो ये उद्योग अब अपने आप में डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है। प्रमुख उद्योगों की बात कर लेंगे, इसमें लोह इस्पात उद्योग, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसके प्रमुख हिस्से हो सकते हैं बेटाओ। क्लियर है। आगे चलेंगे, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, जिसमें प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है, ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार कर लेना बच्चों। क्या होता है प्रौद्योगिकी ध्रुव?
तो जान लेते हैं। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक केंद्रित और आत्मनिर्भर होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। देखो ये ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी दूसरे उद्योग पर डिपेंड नहीं करेंगे, साथ ही साथ ऐसे उद्योग जिनके ऊपर जो छोटे व्यवसायी है वो डिपेंड करेंगे, तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव, कि ये मेन केंद्र बिंदु है उद्योग का। क्लियर है? बड़े व्यापक स्तर का कोई उद्योग है उसको अपन प्रौद्योगिकी ध्रुव के रूप में जानते हैं। ठीक है, टेक्नोपोलिस अंग्रेजी टर्म्स यूज करेंगे इसके लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ये पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित सिलिकॉन घाटी और सिएटल क्षेत्र इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है। और ये बेटाओ सीधा का सीधा पूछा जाएगा आप लोगों से कि प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक एग्जाम्पल दीजिए, प्रौद्योगिकी ध्रुव उद्योग का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको यही एग्जाम्पल देना है कि अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में स्थित सिलिकॉन घाटी। क्लियर है? फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है, तो क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मैं, पूछा जाता है तो सिलिकॉन घाटी बेटाओ कहां पर है, तो अमेरिका में है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आर्थिक गतिविधियां और उनसे संबंधित कॉलर की बात की जा रही है। आपके पिछले प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस आए हैं, इस वजह से मैंने इसको एक सारणी, एक टेबल के रूप में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा मैं कि कौन सा कॉलर और कौन सा उद्योग, ठीक है, किस प्रकार का कॉलर होगा और उससे संबंधित उद्योग कौन सा होगा। इसका आप चाहे तो इसको नोट्स फॉर्म में लिख लेना या फिर आप मेरे से समझ लें एक बार, उसके बाद में आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कॉलर क्या है, सफेद कॉलर, ठीक है, तो सफेद कॉलर उद्योग में क्या होगा, सफेद कॉलर किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि होगी। तो देखो कार्यालय में बैठकर कार्य करने वाले जो कर्मी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी गतिविधियों को हम क्या बोलते हैं, सफेद कॉलर श्रमिक। क्लियर है? जैसे बैंक कर्मी हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। ये कार्यालय में जाते हैं, बैठ के सारे दिन लिखते रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डस्ट नहीं होता है, एयर कंडीशन रूम में ही अपना काम करते हैं। इस वजह से अच्छा इनका वेतन फिक्स होता है, उच्च स्तर का वेतन होता है, इस वजह से ये सफेद कॉलर श्रमिक है। एग्जाम्पल आपको बिल्कुल डिक्टो इस तरह से लिखने चाहिए। स्वर्ण कॉलर की बात करेंगे तो ये उच्च कौशल युक्त, मुक्त नहीं है ये युक्त है बच्चों, है ना, गलत टाइप हो गया। उच्च कौशल युक्त कर्मी होते हैं, जैसे डॉक्टर हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है या फिर कोई वकील हो सकता है। हायर स्किल्ड लोग होते हैं और उतना ही ये पैसा कमाते हैं, इस वजह से इसे हम स्वर्ण कॉलर कर्मी कहेंगे। उसके बाद में लाल कॉलर, ये आपके पाठ्य पुस्तक में घर से बाहर जाकर कार्य करने वाले श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को हम क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। उसके बाद में चौथा है नीला कॉलर श्रमिक। तो फैक्ट्री वर्कर्स, यूरोप में जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स है वो नीले कलर की ड्रेस को पहनते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो इनकी जो गतिविधि है या इनका जो कॉलर है वो नीला कॉलर कहलाता है बेटा। उसके बाद में दूसरे कॉलर की बात करेंगे। दूसरे कॉलर का मतलब हो गया ब्राउन कलर का, तो जो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप में सक्रिय होकर कार्य करता है, जैसे पुलिस हो सकता है, अग्निशमन कर्मी हो सकता है। इनको मेंटल वर्क भी करना होगा, साथ ही साथ फिजिकल मेहनत भी करनी होती है, इस वजह से ये दूसरे कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? चैप्टर आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इस चैप्टर के केवल 2 ही पार्ट थे। हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी है कि हम कम से कम कंटेंट को कम समय में ज्यादा अच्छे वर्डों में और सरल शब्दों में आप लोगों को समझा सके। हम लोगों का यही एफर्ट्स रहेगा। भूमिका ऑनलाइन क्लास के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है उनका नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।